Hello everyone. Today we will study a dilemma a layman looks at science by Raymond B. Fosdick. यह लेसन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया गया था उसके बारे में बात करता है। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने मानव जीवन पर विज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। इससे सबसे बढ़कर आम आदमी विज्ञान से इतना भयभीत हुआ जितना वह पहले कभी नहीं हुआ था। आम आदमी दुविधा में था कि क्या वह वैज्ञानिकों से अपनी खोज के परिणामों को देखने के लिए कह सकता है कि नहीं। क्या इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? क्या विज्ञान केवल मानव जाति के लाभ के लिए हो सकता है? क्या नकारात्मकता का अंत बिना कोई आविष्कार के हो सकता है? क्या हम अपने वैज्ञानिकों से परिणामों का पूर्वानुमान लगाने के लिए कह सकते हैं, या क्या हम उनसे उनकी खोजों के अच्छे और बुरे परिणामों को देखने के लिए कह सकते हैं? क्या हम बुरे परिणामों के लिए वैज्ञानिकों को दोषी ठहरा सकते हैं? क्या हम अपने वैज्ञानिकों से यह मांग कर सकते हैं कि वह अपनी खोजों की पूरी जिम्मेदारी लें? ये सभी प्रश्न आम आदमी को परेशान करते हैं और उसे दुविधा में डाल देते हैं, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ का डिटेल में अध्ययन करेंगे। डिलेमा अ लेमन लुक्स एट साइंस, जैसा कि अभी हमने बात की, यह घटना 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया उसकी बात करती है। It brought home to all of us in a dramatic fashion the significance of science in human life. क्या महत्व है विज्ञान का हमारे जीवन के अंदर? यह भयानक घटना हमें इस बात की याद दिलाती है। उसके पश्चात यह लेक्चर रिफ्लेक्ट करता है कि परमाणु बम गिराए जाने के परिणाम पर आम आदमी दोहरी प्रकृति को लेकर भय और घबराहट से जूझ रहे हैं। यानी देर आर टू फीलिंग्स इन अ लेमैन। लेमैन आर ग्रैपलिंग विथ फियर एंड बिविल्डरमेंट, यानी वो भयभीत हैं और कंफ्यूज्ड हैं। किस बात के लिए? ओवर द ड्यूअल नेचर ऑफ साइंस, साइंस के दोहरे रूप के लिए। ब्रिंगिंग बोथ बेनिफिट्स एंड डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी विज्ञान के अंदर दो क्षमताएं हैं, लाभ और विनाशकारी। यानी वो हमें बेनिफिट भी दे सकता है और वो सब कुछ विनाश भी कर सकता। डिलेमा ऑफ साइंस क्या है? लेमन एक्सप्रेसेस फियर एंड कंफ्यूजन ओवर द इमेंस पावर ऑफ साइंस has provided questioning the ethics, law, governance to control its potential misuse. यानी आम आदमी के पास बहुत शक्ति है, वह विज्ञान पर भय और भ्रम व्यक्त करते तो हैं, लेकिन नैतिकता, कानून, प्रशासन पर सवाल उठाते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि हम विज्ञान का दुरुपयोग न कर पाए, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। दूसरी बात है परस्यूट ऑफ ट्रूथ वर्सेस डिस्ट्रक्शन, यानी सत्य की खोज बनाम विनाश। यानी साइंस को हम कहते हैं ये जो सत्य है वही विज्ञान है, और जब कोई सत्य है वही विज्ञान है तो वह विनाशकारी कैसे हो सकता है? द पैराडॉक्स दैट द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, अ नोबल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, हैज लेड टू टूल्स केपेबल ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। यानी एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। एक तरफ तो विज्ञान सत्य है, दूसरी तरफ विज्ञान विनाशकारी है। इन दोनों बातों में जो विरोधाभास है उसका परिचय इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। रोल ऑफ साइंस इन सोसाइटी, अब समाज के अंदर विज्ञान का क्या रोल है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में भी इस पाठ में चर्चा की गई है। Questions arise about the responsibility of scientists regarding the ethical implications of their discoveries. अब जो वैज्ञानिक है उनकी क्या जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है उनकी, कि वो जो भी डिस्कवरीज करते हैं, जो भी खोजें करते हैं, उन उस खोज को वो जब समाज पर लागू करते हैं तो उसके क्या परिणाम आते हैं, उसके लिए साइंटिस्ट भी जिम्मेदार है। The unpredictability of scientific advancement is acknowledged. यानी जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो अनप्रडिक्टेबल है, उसके बारे में हम पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। Where outcomes can serve both positive and negative purposes. जो विज्ञान का परिणाम है, जो विज्ञान का आउटकम है, जो खोजें वैज्ञानिक करते हैं,
वो दोनों तरह से हमें सर्व कर सकती हैं। उसके सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, उसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स यानी ऐतिहासिक उदाहरण भी इस पाठ में दिए गए हैं। और द लेक्चर साइट्स हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लाइक जर्मन डाई इंडस्ट्री एंड आइंस्टाइन्स इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ साइंटिफिक डिस्कवरीज कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पीसफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। यानी इस पाठ में इस बात की चर्चा की गई है कि एक तरफ तो साइंस हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभकारी है, जैसे जर्मन डाई इंडस्ट्री, और दूसरा उदाहरण है आइंस्टाइन का समीकरण। और ये दर्शाता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, चाहे वह हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, शांतिपूर्ण, और दूसरी ओर वो हमारे लिए विनाशकारी उद्देश्यों को भी पूर्ण करते हैं। फिर आता है सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की क्या जिम्मेदारी है। यदि साइंटिस्ट कोई चीज का आविष्कार करता है तो क्या उसके लिए सिर्फ साइंटिस्ट ही जिम्मेदार है, क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? Emphasis on society's role is determining the use of scientific advancements for constructive and destructive purposes. अब समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पर्पस साइंस के हैं। रचनात्मक और विनाशकारी उद्देश्यों के लिए यदि साइंस काम कर रहा है तो उसके लिए समाज भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। The speaker urges society, including scientists, to take responsibility for the consequences of scientific progress. अब इस पाठ के अंदर स्पीकर ये कहता है कि जो समाज है उसके अंदर साइंटिस्ट भी इंक्लूडेड है, शामिल है, वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं। जो भी वैज्ञानिक परिणाम, वैज्ञानिक खोज के परिणाम आते हैं उनको लागू करने के लिए हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। समाज भी जिम्मेदार है, वैज्ञानिक भी जिम्मेदार है। उसके बाद आता है प्रिवेंटिंग वॉर, युद्ध को कैसे रोक सकते हैं। व्याख्यान का तर्क है कि मुख्य चुनौती युद्ध को रोकना है। इसे कानून के द्वारा रोका जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेकर के रोका जा सकता है, या प्रशासन के माध्यम से भी हम इस कार्य को कर सकते हैं। इन मुद्दों को हमेशा ही ध्यान में रखते हुए समाधान की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है, यानी समाधान इमीडिएट आए। वर्तमान वैज्ञानिक क्षमताओं की विनाशकारी क्षमता के बारे में बात की गई है कि वैज्ञानिक जो भी इन्वेंशंस करते हैं उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है उनकी, युद्ध को कैसे वो रोक सकते हैं। सो द लेक्चर कंटेंट्स दैट द मेन चैलेंज इज टू प्रिवेंट वॉर। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वॉर को कैसे रोका जाए, युद्ध को कैसे रोका जाए, और एंड रिप्लेस इट विद लॉ, और उसको प्रतिस्थापित किया जाए कानून के द्वारा, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा, गवर्नेंस के द्वारा, यानी प्रशासन, कानून, अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन, ये सारे लोग मिलकर के किसी भी युद्ध को रोक सकते हैं। द अर्जेंसी टू एड्रेस दीज इश्यूज इज highlighted considering the destructive potential of current scientific capabilities. अब जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी, साइंस की क्षमता क्या है कि वो डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है, तो उस पर जिम्मेदारी सबकी बनती है। और किस प्रकार से हम वॉर को, हम युद्ध को रोक सकते हैं, इसके बारे में चर्चा इस पाठ में की गई है। उसके पश्चात आता है साइंटिफिक कम्युनिटी स्टेंस, यानी वैज्ञानिक समुदाय ने क्या स्टेंस लिया, उनका क्या रुख रहा, उन्होंने क्या निर्णय लिया। Acknowledges the concerns of scientists involved in the atomic bomb project, but suggests that society, not science alone, must assume responsibility. इस पूरे पाठ में परमाणु बम से जुड़े वैज्ञानिकों की चिंताओं को स्वीकार करता है। वो वह मानता है कि वैज्ञानिक पूर्णतया जिम्मेदार है जो कोई भी घटना हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ वह सुझाव भी देता है कि समाज को, अकेले वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि समाज को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। समाज, उसके बाद निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि द अल्टीमेट क्वेश्चन पोज्ड इज वेदर एजुकेशन, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस कैन कीप पेस विद ह्यूमैनिटीज ग्रोइंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय। और अंतिम प्रश्न बस यही उठता है कि क्या शिक्षा, सहिष्णुता, समझ, रचनात्मक बुद्धिमत्ता मानव के साथ तालमेल बिठा सकती है, बढ़ रही है। वो ये कह रहे हैं कि क्या हम समझदारी से,
एजुकेशन से, अंडरस्टैंडिंग से, टॉलरेंस से या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस के द्वारा हम जो ह्यूमैनिटी की ग्रोइंग कैपेसिटी है डिस्ट्रॉय करने की, उसको रोक सकते हैं, उस पर अंकुश लगा सकते हैं। इस पाठ में इसकी चर्चा की गई। अंत में मैं एक प्रश्न आपको देना चाहूंगी जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। What is the dilemma we face with regard to science when we hear about the destructive nature of science and research? I hope इस लेसन से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कोई एक क्लियर पिक्चर आपके आगे बनी होगी। थैंक यू वेरी मच।